अब बारी थी तो उसकी लाश को ठिकाने लगाने की। अब सामने आता है एक और चेहरा, सहीराम। सहीराम वही आदमी था जिसे सीडी निकालने का काम दिया गया था। अमर उजाला अखबार के अनुसार सहीराम इस कहानी का मुख्य सूत्रधार था और उमेश राम नाम का एक व्यक्ति सहीराम का उस काम में सहयोग कर रहा था। ये दोनों मिलकर सोहनलाल और शहाबुद्दीन को गाइड कर रहे थे। सीडी की खबरें बाहर आने के बाद 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल और सहीराम के बीच 21 बार फोन पर बातचीत हुई थी, जबकि सोहनलाल मदेरणा के बीच 31 बार बातचीत हुई थी। भंवरी की मौत के बाद सोहनलाल और सहीराम के बीच बात हुई थी। सहीराम ने भंवरी को जालोड़ा लाने के लिए कहा और बिश्ना राम को देने को कहा। बिश्ना राम को भंवरी जिंदा हालात में सौंपनी थी। मरी हुई भंवरी को देखकर बिश्ना राम ने लेने से इनकार कर दिया। फिर बिश्ना राम के पास एक किसी बड़े आदमी का फोन आता है और लालच दिया जाता है कि उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा और उस क्षेत्र के एसएसपी का तबादला भी हो जाएगा जो उसे और उसके गिरोह को तंग करता है। बिश्ना राम मान गया और उसने करीब रात 9 बजे सोहनलाल और शहाबुद्दीन से लाश ले ली। 3 साथियों के साथ लाश को ठिकाने लगाने के लिए सुनसान जगह की ओर चल पड़ा। उन्होंने एक सुनसान जगह में लाश को गड्ढे में डालकर जला दिया और बाकी बचे अवशेषों को पास की ही एक नहर में बहा दिया। 1 सितंबर के बाद किसी ने भी भंवरी को नहीं देखा था। 13 सितंबर को भंवरी का पति नज़दीकी थाने में जाकर एफआईआर लिखवाता है और बोलता है कि वह 1 सितंबर से ही गायब है और उसको गायब करवाने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा का हाथ है। उसने यह भी बताया कि मंत्री महिपाल मदेरणा हमेशा उसकी बीवी को फोन करते रहते थे। उसने मंत्री को बार बार फोन ना करने के लिए भी बोला था, लेकिन फिर भी वो बार बार फोन करते रहे। ये बात मीडिया में आ गई और सबको यह लग रहा था कि सीडी की बात को दबाने के लिए भंवरी को गायब करा दिया गया। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों ने राजस्थान सरकार से निष्पक्ष जांच करवाने का दबाव डाला। 15 सितंबर 2011 को सरकार ने यह जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को कोर्ट ने सरकार को महिपाल मदेरणा के खिलाफ एफआईआर करने के आदेश दे दिए। इसके बाद सीएम गहलोत ने 16 अक्टूबर 2011 को मदेरणा को पद से हटा दिया। फिर दोनों नेताओं को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बड़ी सफलता मिली। इस दिन शहाबुद्दीन उर्फ राजू भाई ने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद भंवरी देवी के मामले से जुड़ी बातें एक एक कर सामने आने लगी। सीबीआई अब जान चुकी थी कि भंवरी की किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, लेकिन यह सीबीआई तभी साबित कर सकती थी जब भंवरी की लाश मिल जाती। 4 नवंबर 2011 को सीबीआई के हाथ भंवरी और इंदिरा के बीच हुई 4 मिनट की रिकॉर्डिंग हाथ लग जाती है। इस रिकॉर्डिंग में सीडी को लेकर बात हो रही थी। बाद में यह रिकॉर्डिंग मीडिया और न्यूज़ चैनलों के पास भी पहुंच गई। इस सीडी ने पूरे देश में हलचल मचा दी थी। भंवरी जानती थी कि अगर कल को उसके साथ कुछ भी हो जाता है तो मदेरणा बचना नहीं चाहिए, इसीलिए उसने सीडी की कई कॉपियां भी बना ली थी ताकि मदेरणा बच ना सके। इसलिए उसने एक सीडी को अजमेर के बैंक के एक लॉकर में छुपा कर रखा था। बाद में सीबीआई ने उस लॉकर से वह सीडी जब्त कर ली। अब तक सहीराम और उमेश राम भी सीबीआई के हाथ आ चुके थे। सीडी के बाद महिपाल मदेरणा ने भंवरी के साथ अपने संबंधों की बात मान ली। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी और उसी रात महिपाल मदेरणा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। महिपाल की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भंवरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भंवरी की हत्या और अपहरण में शामिल था। यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। 1 सितंबर को जब भंवरी सीडी का सौदा करने जा रही थी
तो अमरचंद यह जानता था कि आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि भंवरी को अगर कुछ भी हुआ तो भंवरी को मिलने वाले पैसे उसे मिल जाएंगे, लेकिन भंवरी के मरने के बाद उसे कुछ नहीं मिला। 19 दिसंबर 2011 को मलखान भी गिरफ्तार हो गए। जल्दी ही लाश को ठिकाने लगाने वाला बिश्नाराम का साथी ओम प्रकाश भी पकड़ा गया और कुछ दिनों बाद बिश्नाराम और उसका एक और साथी कैलाश भी पकड़े गए और बिश्नाराम के तीसरे साथी अशोक ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और इन सब ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। बिश्नाराम, ओम प्रकाश और कैलाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भंवरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने वह गड्ढा और नहर दोनों अधिकारियों को दिखाए। सीबीआई ने तुरंत नहर की जांच शुरू कर दी और 4 दिन की कड़ी मशक्कत के बाद भंवरी के दांत, खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसकी घड़ी, उसके पैर के बिछुए, कान के झुमके आदि नहर से निकाले। सीबीआई को उसी नहर में चाकू, बोरी, 2 देसी कट्टे और एक बेट भी मिला। इसी बेट का इस्तेमाल भंवरी की खोपड़ी को तोड़ने के लिए किया गया था। भंवरी के बेटे से नहर में मिले सामान की जांच कराई गई तो बेटे ने अधिकारियों को बताया कि वो सारे सामान उसी की मां के ही थे। इस तरह सीबीआई ने बिना किसी के दबाव में 100 दिनों में इस मामले को सुलझा लिया। आगे चलकर सीबीआई ने भंवरी के बेटे और नहर में मिली हड्डियों के अवशेष अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिए ताकि जांच में कोई बाधा ना हो। एफबीआई के डीएनए एक्सपर्ट ने यह कन्फर्म कर दिया कि ये मैच होते हैं। एफबीआई की जांच से पहले एम्स के फोरेंसिक ने यह दावा किया था कि नहर में मिली हड्डियां जानवरों की है। अब भंवरी से जुड़ी सारी बातें साफ हो गई थी। अब भंवरी से जुड़ी सारी बातें साफ होने के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी, जिसमें अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के ऊपर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया। वहीं भंवरी के पति पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया। सबसे आखिर में सीबीआई ने इंदिरा बिश्नोई को 2017 में पकड़ा। वह 6 साल से फरार चल रही थी। उसके खिलाफ भी भंवरी के अपहरण और हत्या का आरोप था। फिलहाल यह मामला कोर्ट में अटका हुआ है। एफबीआई के जिस डीएनए विशेषज्ञ ने ये जो रिपोर्ट दी थी, उस रिपोर्ट को आज तक सीबीआई कोर्ट में पेश नहीं कर पाई और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू डीएनए विशेषज्ञ की बात को भी कोर्ट ने ठुकरा दिया। तब से यह मामला वही अटका पड़ा है। इस केस में कुल 17 आरोपी गिरफ्तार हुए थे। 2022 तक सभी जमानत पर बाहर आ चुके हैं। इनमें मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा की 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर के अपने ही निवास पर कैंसर से मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसी ही और कहानियों के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जय हिंद, जय भारत।